हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते थे उसमें हमें दो आवश्यकताएं होती थी। एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड को हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते थे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस टॉपिक पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के क्या रूल थे उन पर चर्चा कर चुका हूं, और साथ ही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के भी आपको मैंने तरीके पीछे समझाए थे। आज मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक और रूल पर चर्चा करने आज इस वीडियो में जा रहा हूं। यानी आज का अपना वही टॉपिक, रूल फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज हम पर्टिकुलर जब इंटीग्रल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला बात करें। याद करिए, आपको लिखाया था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। क्या होता था? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। कब? अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता था वो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू होता था। अब यहां क्यू क्या होता था? वेयर क्यू के बारे में भी आपको पीछे समझाया। क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, और कांस्टेंट। यह कांस्टेंट होगा क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगी या कांस्टेंट होगा। कब? अगर y का डिफरेंशिएशन, y का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x हो, तो q फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। अभी तक जब हम पीआई निकालने के तरीके बताए थे तो वहां मैंने बात करी थी q इज इक्वल टू क्या होता था? या तो e की पावर ax होता था, या साइन ax, cos ax, या एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता था, या फिर इनका कहीं मल्टीप्लाई के रूप में लिखे हुए फंक्शन होता था। यानी या तो e की पावर ax का फॉर्म होती थी q, या साइन ax, cos ax, या पॉलिनोमियल या इनके मल्टीप्लाई की फॉर्म होती थी। पर आज हम जो रूल फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसका निकालने जा रहे हैं, वहां जो q होगा, q भी एनी फंक्शन ऑफ x। यानी कल तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक निश्चित फंक्शन हमने कर लिया था कि e की पावर ax होगा, sin ax होगा, cos ax होगा, या पॉलिनोमियल होगा। आज हम जो बात कर रहे हैं वो यहां किसी भी तरीके का फंक्शन ऑफ x q की वैल्यू हो सकती है। तब हम उसका पीआई कैसे निकालेंगे? तो हमने पीआई का अपना रूल बनाया 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू। यानी अभी जो पीआई होगा वो इस तरह की फॉर्म में हम पीआई को लिख लेंगे। यानी ये जो फंक्शन ऑफ डी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे और इस तरह की फॉर्म में लेके आएंगे 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू। क्यू आपको पता ही है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तब हम इसका जब पीआई बात करेंगे तो पीआई का जो अपना फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है e की पावर ax, इंटीग्रल में जिसका इंटीग्रल करना है फंक्शन का, e की पावर माइनस ax इंटू क्यू विद रेस्पेक्ट टू x। यानी हम जब भी पीआई ज्ञात करेंगे एनी फंक्शन ऑफ x का, तब हम इस तरह की फॉर्म बना लेंगे 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ क्यू, और पीआई का तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम अपने दिए गए फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन चुना, अपना कोई क्वेश्चन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको। क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इंटू में वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। यानी मैंने ऐसा फंक्शन चुना आरएचएस में जो हम पुराने रूल पढ़े हैं वो सारे रूल यहां फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है या तो e की पावर ax का, साइन ax का, cos ax का और पॉलिनोमियल हो हमने तब रूल पढ़ा है। और आज हम जो रूल पढ़ रहे हैं जब q भी एनी फंक्शन ऑफ x, यानी ये वो रूल है जिससे किसी भी तरीके का फंक्शन का हम पीआई ज्ञात कर सकते हैं। जबकि पुराने जो रूल थे अपने वो एक सर्टेन रूल थे, यानी निश्चित फंक्शन होगा हम तभी उनको अप्लाई कर सकते थे। तो अभी हम इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करना होता था, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन की। किसकी आवश्यकता होती थी? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम हिंदी में सहायक समीकरण, शॉर्ट में ए ही कहते हैं। और क्या होता है, ये जो y के इनटू में फंक्शन ऑफ d लिखा है इसको हम 0 के इक्वल रख लेते थे, और आपको एक जो इक्वेशन मिलती है उसी इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। अभी ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, और अगले स्टेप में डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस ए स्क्वायर। आप जानते हैं अंडर रूट में अगर माइनस आता है इसको हटाकर हम बाहर आई का मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं। साथ ही ए स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, यानी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आई इंटू ए। यानी अपना जो d का मान आया वो किस फॉर्मेट में आया? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। और जब d बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म होती थी तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था जिसे हम शॉर्ट में CF हिंदी में पूरक फलन कहते हैं, क्या होता था? e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मतलब 0 है तो e की पावर 0x ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स, बीटा का मतलब a है तो cos ax प्लस C2 sin बीटा एक्स, और बीटा का मतलब कितना बोल रहे हैं? a। तो इस तरह से हमने अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF को फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो याद करिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला बताया है, क्या बताया? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कितना? फंक्शन ऑफ डी है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में होता था क्यू। क्यू यानी जो आरएचएस में लिखा है, आरएचएस में है आपका सेक ए एक्स। कितना? सेक ए एक्स। अभी हम इस फंक्शन का क्या ज्ञात करने वाले हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते तो कैसे पता चलता था अपना आंसर आ जाएगा? यहां से हम इस डी को यानी डिफरेंशिएशन के टर्म को रिमूव कर दें, यानी हमारा लक्ष्य है यहां से डी को हटाना, और डी हटाने के लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर हम पुराने रूल्स में जाएं तो यहां कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि पुराने रूल्स में कोई एक सर्टेन फंक्शन होता था क्यू के प्लेस पर अभी हम बात करें तो क्यू भी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह की फॉर्म है। क्यू भी एनी फंक्शन ऑफ एक्स लिख लो यहां, क्यू भी एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। तो पीआई निकालने के लिए आज का जो रूल आपको बताया वो क्या बताया है? 1 अपॉन डी माइनस ए की फॉर्म हो, जबकि यहां 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, यानी हम इसमें ये रूल फॉलो नहीं कर सकते। इस रूल को फॉलो करने के लिए आपके पास डी माइनस ए की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहां पहले डी माइनस ए की फॉर्म बनाए, उसके लिए हम इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। हम डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर किस तरह से करने वाले हैं? हमने प्लस को हटाकर माइनस ले आए और ए स्क्वायर को हटाकर आई ए का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और इनटू में है आपका
sec ax। अगला काम, इसके फैक्टर करें हम तो हमारे पास आ जाएगा d प्लस आई इंटू ए और d माइनस आई इंटू ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाइली आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने यहां इसके फैक्टर कर दिए हैं। अभी हम बात करें क्या अब फॉर्मूला बना? हाँ, इसमें फॉर्मूले की फॉर्म बन चुकी। आप कहेंगे यहां तो दो दो ब्रैकेट है, तो हम एक काम कर सकते हैं, अपने इस ब्रैकेट को हम बाहर लिख लेते हैं। पहले हम इतने में अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी q अपॉन डी माइनस ए की जो फॉर्म है, तो sec ax अपॉन डी माइनस ए आई की फॉर्म में हम अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व कर कर जो नई वैल्यू आएगी उसमें फिर से हम d प्लस ए आई का प्रयोग करते हुए यानी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब जैसे हम जनरली 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का डिफरेंशिएशन करते थे स्टेप बाय स्टेप, तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप पहले 1 अपॉन डी माइनस आई ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो सॉल्व होके वैल्यू आएगी फिर उस पर 1 अपॉन डी प्लस आई ए के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। या फिर आपको इस सवाल को करने का दूसरा रास्ता है कि क्यों ना यहां जो दो ब्रैकेट हैं इनको हम अलग अलग कर लें, यानी सेपरेट कर लें। और इसको सेपरेट करने के लिए हमने अपनी पिछली कक्षाओं में आपको तरीका बताया था पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे हिंदी में आंशिक भिन्न बोलते हैं। तो क्यों ना हम इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन ऑफ डी लिखा है, इसकी हम आंशिक भिन्न कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, जिससे कि आपके ये दो जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपके पहुंच जाएं और एक साथ हम इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई कर सकें। या तो एक एक कर कर अप्लाई करो, पहले एक फंक्शन पर फिर सेकंड फंक्शन पर, पहले फंक्शन ऑफ डी का जो पहला ब्रैकेट है उस पर अप्लाई कर लो, जो सॉल्व करके आए फिर सेकंड ब्रैकेट को कर लो, एक रास्ता। या दूसरा रास्ता, इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर कर भी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कैसे करने वाले हैं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करता हूं। हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर अपना इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं। पार्शियल फ्रैक्शन आएगा 1 अपॉन 2ai ब्रैकेट में d माइनस आई इंटू ए, माइनस लगाते हुए 1 अपॉन d प्लस आई इंटू ए, और ब्रैकेट के बाहर चल रहा है sec ax, यानी मैंने 1 अपॉन डी प्लस आई ए इंटू में d माइनस ए आई ए के पार्शियल फ्रैक्शन करे, जो कि 1 अपॉन 2ai ब्रैकेट में 1 अपॉन डी माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन डी प्लस आई ए आया। अब हम sec ax का इन दोनों फंक्शंस में अंदर यानी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 अपॉन 2ai 1 अपॉन डी माइनस आई ए इंटू sec ax, माइनस लगाते हुए d प्लस आई ए इंटू sec ax का मल्टीप्लाई करते हुए लिख दिया। आज के हम फॉर्मूले पर नजर डालें तो अपना जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था, 1 अपॉन डी माइनस ए की फॉर्म हो और साथ में इंटू में q हो। तो a का मतलब यहां आई ए से है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, e की पावर आई ए एक्स, इंटीग्रल के अंदर e की पावर माइनस आई ए एक्स इंटू में sec ए एक्स। यानी हम इसका हमने आज के जो रूल था पर्टिकुलर इंटीग्रल था, जो फॉर्मूला लिखाया था, कंपेयर करते हुए हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। अभी माइनस लगाते हुए हम यहां अप्लाई करेंगे, तो पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंस है, बस आई ए की जगह पर माइनस आई ए आ गया है। आई ए की जगह पर इसमें माइनस आई ए रख दूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो बस ये जो फॉर्मूला लगाया है, जहां भी आई इंटू ए लिखा है उसके प्लेस पर माइनस आई ए लिख देता हूं, तो बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस आई इंटू ए इंटू एक्स, इंटीग्रल के अंदर i इंटू ए इंटू एक्स, साथ ही आपका आएगा कितना आ जाएगा आपका इंटीग्रल में e की पावर आई ए एक्स और इंटू में sec
ए एक्स। अगला काम 1/2ai ब्रैकेट के बाहर चल रहा है। अभी हमको इंटीग्रल करना है। क्या करना है? इंटीग्रल। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नॉर्मली इंटीग्रल करो, या आपकी चॉइस है, जैसे भी करना चाहो, डायरेक्टली इसका इंटीग्रल नहीं हो रहा, तो आपको ये पीछे फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं। e की पावर आई ए एक्स बराबर होता है cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, साथ ही e की पावर माइनस आई ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। तो क्यों ना हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए इन इंटीग्रल में जो e की पावर लिखी हैं उन्हें कन्वर्ट कर लें। यानी e की पावर माइनस आई ए एक्स को लिख सकता हूं कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, और साथ ही सेक ए एक्स जो इनटू में है, सेक ए एक्स जो इनटू में है, इसको 1/cos ए एक्स लिख सकते हैं। यानी अपॉन में आ गया cos ए एक्स माइनस e की पावर माइनस आई ए एक्स, और हम अगेन जब इंटीग्रल करेंगे तो फिर से अंदर e की पावर आई ए एक्स है, इसकी वैल्यू लगा देते हैं cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, और जो सेक है अभी जैसे ब्रैकेट में किया था, पहले वाले इंटीग्रल में किया था, सेक को 1/cos लिखा था, तो इसमें भी हमने 1/cos लिख दिया। तो इस तरह से हमने अपना पी आई का जो हमें आज का जो फॉर्मूला अप्लाई किया, जिसमें हमें इंटीग्रल करना था, हमने इंटीग्रल करने के लिए अपने फॉर्मेट को, इंटीग्रल की को चेंज कर लिया। अभी पी आई बराबर आ जाएगा 1/2ai ब्रैकेट के अंदर है, इंटू में e की पावर ए एक्स, और इंटीग्रल में cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स को डिवाइड कर रहा है cos ए एक्स। तो क्यों ना cos ए एक्स से सेपरेटली डिवाइड करूं, तो cos ए एक्स से cos ए एक्स को करूंगा 1 माइनस आई साइन अपॉन cos होता है tan ए एक्स। इंटीग्रल करेंगे अगले स्टेप में, साथ ही e की पावर माइनस ए एक्स, और जो पीछे जो इंटीग्रल लिखा है अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आई tan ए एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इंटीग्रल में दो टर्म लिखे हैं, उन दोनों टर्मों का इंटीग्रल डायरेक्टली हमने पीछे फॉर्मूले पढ़ाए हैं। एक का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स होता है, साथ ही tan ए एक्स का अगर मैं इंटीग्रल करें तो कितना आएगा माइनस लॉग cos ए एक्स, तो माइनस माइनस प्लस log cos ए एक्स, और साथ ही डिवाइडेड बाय ए कहां से आ गया, ये जो एंगल में x के इनटू में था a, ये डिवाइड में आ जाएगा। पिछले ब्रैकेट में बात करें, यानी पिछले इंटीग्रल में हम बात करें जो पीछे लिखा है, उसमें क्या होगा 1 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, अंतर बस क्या है, यहां माइनस था तो यहां प्लस आ गया, यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यानी माइनस आई अपॉन ए log cos ए एक्स। इस तरह से हमने अपना इंटीग्रल अपने दिए गए जो पीआई में इंटीग्रल बना था उसको सॉल्व कर दिया है। अभी हम चर्चा करें तो आप देखेंगे अब आपके आरएचएस में डी समाप्त हो चुका है, बस इंटीग्रल भी समाप्त हो चुका है, बस बचा है तो आई। तो क्यों ना हम आई को भी खत्म करें, आई को भी यहां से रिमूव करें। कैसे? पहले e की पावर आई ए एक्स का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू ई की पावर आई ए एक्स आएगा, प्लस i अपॉन ए इंटू ई की पावर आई ए एक्स इंटू लॉग cos ए एक्स, माइनस e की पावर माइनस आई ए एक्स का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू माइनस ई की पावर आई ए एक्स, माइनस माइनस प्लस i अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस आई ए एक्स इंटू में log cos ए एक्स। आगे बात करें तो पहला जो टर्म है और जो थर्ड टर्म है, इन दोनों में x को कॉमन लेके लिख सकता हूं। क्या कॉमन ले सकता हूं? x को कॉमन लूंगा तो आपके पास आ जाएगा e की पावर आई ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। सेकंड और फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूं तो i अपॉन ए कॉमन
साथ ही log cos ax, तो log cos ax को पीछे की ओर लिख देंगे ब्रैकेट के, बाकी को जो भी बचता है उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया। और अगर हम ध्यानपूर्वक देखें अपने ब्रैकेट पर, तो इसकी वैल्यू की बात करूं तो यहां से अगर मैं इसमें से e की पावर आई एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दूं e की पावर माइनस आई एक्स को, जो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2i sin ax प्लस आई अपॉन ए। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पर आपके पास 2 cos ax आ जाएगा, 2 cos ax इंटू में log cos ax। और बात करें 2ai का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2ai का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास pi इज इक्वल टू आ जाएगा 2i से 2i कैंसिल, x अपॉन a साइन ax प्लस 2i, तो 2i कैंसिल, a इंटू a 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू में है cos ax इंटू log cos ax। इस तरह से आपका pi आ चुका है। यहां d भी समाप्त हो चुका है, इंटीग्रल भी समाप्त हो चुका है, और i को हम अपनी सुविधानुसार लाए थे, i भी अपना यहां समाप्त हो चुका है। अब आपके हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा अपना फॉर्मूला? आपको बताया है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। आपको मैंने सी एफ निकाल के दिखाया है, सी एफ की जगह सी एफ की वैल्यू लिख देंगे, पी आई अभी निकाला है, पी आई की जगह पी आई की वैल्यू लिख देंगे, और इन दोनों वैल्यूओं को लिखने के बाद आपको अपना फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो बस आपका क्या काम रह गया है बस आपका 2 काम रह गए, सी एफ की जगह सी एफ का मान लिखना, पी आई की जगह पी आई का मान लिखना, और उसके बाद आपको फाइनली आपका दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आज हमने अपनी इस वीडियो में पी आई फाइंड करने के एक और रूल की चर्चा करी है, और आज हमने जिस रूल की चर्चा करी है वो पी आई निकालने का आपका जनरल तरीका है। हमारे जितने भी पिछले रूल आपको बताए हैं वो सारे रूल, वो सारे फंक्शन आज वाले रूल से हम उनको कर सकते हैं। यानी पिछले सारे सवालों में जो भी रूल अप्लाई करे हैं, अगर हम उन रूल्स को ना अप्लाई करें तो आज वाले रूल को अगर हम अप्लाई करें तो हर तरीके के हम पीआई को यहां फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।